बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया हुआ है, नर्सिंग केयर एस्पेक्ट्स फॉर हाई रिस्क न्यूबॉर्न। इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने पढ़ लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 5 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 5 का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, चूँकि आप लोगों को पता है कि जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाती है तो इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। लिखा है डिफिनीशन में, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इज यूजुअली डिफाइंड एज ए सीरम ग्लूकोज वैल्यू ऑफ less than 40 to 45 mg per deciliter is considered abnormal hypoglycemia। के नियोनेट के जो ब्लड सीरम है उसमें ग्लूकोज की लेवल अगर 40 से 45 mg या इससे कम हो जाए, यानी 40-45 mg से अगर कम हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है। कम से कम 45 mg पर डिसीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल नियोनेट की होनी चाहिए। अगर 45 से कम है, 40 से कम है, तो ये कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगी। अनट्रीटेड हाइपोग्लाइसीमिया कैन रिजल्ट इन परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज और डेथ। अगर इसको ट्रीट ना किया गया, इस हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज ना किया गया, इसको ट्रीट ना किया गया, तो फिर इसकी वजह से परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेथ या फिर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के ब्रेन सेल्स जो है वो न्यूट्रिएंट ग्लूकोज के फॉर्म में लेती है। तो ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज के फॉर्म में, ये अगर नहीं मिलेगी, ब्लड में कम होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगी, तो ब्रेन सेल्स को नहीं मिलेगी, और ब्रेन सेल्स को जब नहीं मिलती तो वो ग्लूकोज के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, वो फंक्शनल नहीं रह सकते, इसलिए उनकी डैमेज हो जाती हैं और न्यूरोलॉजिकल डेथ वाक़ई हो जाती हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि द नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द नियोनेट इज़ अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 mg पर डिसीलीटर इन नियोनेट्स ऑफ नार्मोग्लाइसेमिक मदर। अगर एक मदर नार्मोग्लाइसेमिक है, मदर को कोई भी ना तो हाइपोग्लाइसीमिया ना तो हाइपरग्लाइसीमिया है, नॉर्मोग्लाइसेमिक मदर है, उसका बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे की कम से कम 70 से लेके 80 mg पर डिसीलीटर, 70 to 80 mg पर डिसीलीटर ब्लड ग्लूकोज लेवल उसकी ये होनी चाहिए नॉर्मली। तो ये आपने याद रखनी है कि नियोनेट्स की नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 to 80 mg पर डिसीलीटर होती हैं। नियोनेट्स एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कौन कौन से नियोनेट्स जो है वो रिस्क पे है कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, कौन कौन से वजूहात है जिनकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। The main cause may become maternal malnutrition during pregnancy, which lead to fetal malnutrition and of course a low birth weight। सबसे जो मेन काज है वो ये है कि मैटरनल माल न्यूट्रिशन, कि उसकी मदर की न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, चाहे पुएरिटी की वजह से है, चाहे जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से है, चाहे जो भी वजह है, लेकिन अगर मदर मल नरिश्ड है, मदर की माल न्यूट्रिशन है, तो फिर बच्चे की भी माल न्यूट्रिशन होती है, फीटल माल न्यूट्रिशन होती है, जिसकी वजह से लो बर्थ वेट भी होता है और साथ में हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। Those infants whom are small for gestational age infants that manifested by decrease in their birth weight and subcutaneous fat and hepatic glycogen, यानी अगर ऐसे बच्चे होंगे जो कि मल नरिश्ड मदर के बच्चे होंगे तो जाहिरी सी बात है वो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि लो बर्थ वेट हो सकते हैं, और दूसरी बात ये कि वो बहुत स्मॉल हो सकते हैं, गेस्टेशनल यानी गेस्टेशनल एज जो है वो उनकी ठीक नहीं होती, जल्दी से प्रीमेच्योर डिलीवरी उनकी हो जाती हैं। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज मींस कि उनकी गेस्टेशनल एज जो है वो पूरी नहीं होती, प्रीमेच्योर डिलीवरी उनकी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बर्थ वेट भी डिक्रीज़ होती है, साथ में उनके सबक्यूटेनियस फैट और हेपेटिक उनके लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन नहीं होता है तो बहुत कम मकदार में होता है, जो कि जल्दी से जो है वो कंज्यूम हो जाता है और फिर उनके लीवर में कोई भी ग्लाइकोजन जो है वो बाकी नहीं रहती। तो ऐसे बच्चे जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं।
Those infant of diabetic mothers are those named as large for gestational age. अगर डायबिटिक मदर के फीटस है, अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, जिनकी गेस्टेशनल एज जो है वो वक्त से ज़्यादा होती है, अभी उनका टाइम भी पूरा है, 42 वीक्स पूरे हो गए हैं और बच्चे की पैदाइश फिर भी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चे भी रिस्क पे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायबिटिक मदर के जो बच्चे होते हैं वो इसीलिए क्योंकि डायबिटिक मदर के ब्लड में बहुत ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज मौजूद होता है और वो ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्लेसेंट्रा के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चे के ब्लड में। तो बच्चे का ब्लड वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र हुआ, वो ग्लूकोज जो है वो ले जाता है और उसकी बॉडी में वो कंज्यूम होती हैं फीटस के बॉडी में। फीटस के बॉडी में जब वो कंज्यूम होती है तो इस हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कंपनसेट करने के लिए उस बच्चे के पेंक्रियाज से हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन भी बनती है। तो ये हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन उसके बॉडी में बरकरार रहती है। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो प्लेसेंटा कट जाता है। जब प्लेसेंटा कट जाता है तो अब फर्दर मदर के ब्लड से बच्चे को ग्लूकोज नहीं पहुंच सकती, तो इसीलिए उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं होती हैं और वो जो हाई अमाउंट में इंसुलिन बनी थी ड्यूरिंग यूटेराइन लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ, तो वो इंसुलिन वहाँ पे बरकरार होती है और जब मदर से कनेक्शन कट जाता है तो उसको इस तरह हाई अमाउंट में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती, तो फिर वो बच्चा जो है हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होता है। इसी तरह अगर वो बच्चे जिनकी गेस्टेशनल एज जो है वो ज़्यादा हो गई है, 42 वीक से इंक्रीज़ हो गई है, तो इसका भी यही मतलब है कि एक्स्ट्रा अप 42 वीक तक जो ग्लूकोज मिल रही थी तो वो एक नेचुरल टाइम थी, उस नेचुरल टाइम के अंदर उसको मिल रही थी। तो अब नेचुरल टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, वक्त 42 वीक से भी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मदर के ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज वगैरह अब इस बच्चे को जो है वो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं और ट्रांसफ़र जब होते जा रहे हैं तो उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती जा रही है। यही कंडीशन है कि जब भी उसकी डिलीवरी हो जाती है तो मदर से ग्लूकोज की सप्लाई ख़त्म और उसके बॉडी में इंसुलिन की मकदार ज़्यादा, तो इस वजह से उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। Those whom placentas were abnormal, for example placenta previa, अगर किसी के प्लेसेंटा जो है वो एबनॉर्मल है, अगर किसी को ये कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया का, तो स्टूडेंट्स ये प्लेसेंटा प्रीविया एक प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी की जिसमें प्लेसेंटा जो यूट्रस का जो लोवेस्ट पार्ट होता है उसमें ग्रो कर जाता है और जो वेजिना का जो सर्विक्स होता है तो उसकी ओपनिंग को पूरी तरफ से जो है वो कवर कर लेती हैं या फिर हाफली उसको कवर कर लेती हैं। तो इसकी वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी सीवियर ब्लीडिंग भी होती है, बच्चे का जो है वो बचना मुश्किल हो जाता है और मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की हेमोरेज की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से मदर को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इसके अलावा ये इसकी हाइपोग्लाइसीमिया की काज इसलिए है क्योंकि गेस्टेशनल एज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह से ये प्लेसेंटा प्रीविया जब होता है तो सर्विक्स ब्लॉक होती है, इसी वजह से बच्चे की पैदाइश जो है वो 42 वीक से भी टाइम गुजर जाता है और बच्चे की पैदाइश जो है वो नहीं हो रही होती है। तो गेस्टेशनल एज इंक्रीज़ होने की वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो मदर से बच्चे को मिलती है और फिर उसके बॉडी में इंसुलिन। वही कहानी है कि प्लेसेंटा प्रीविया भी जाके उसी कंडीशन तक पहुँचती है कि बच्चे के अंदर इंसुलिन ज़्यादा बनती है और जो ही मदर से कनेक्शन ख़त्म होती है तो फिर बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। Those whom their mothers had toxemia during pregnancy, वो बच्चे जिनके मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो, टॉक्सीमिया मीन्स कि उनको हाइपरटेंशन हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हाइपरटेंशन होती है प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन, इसको हम टॉक्सीमिया कहते हैं। तो टॉक्सीमिया अगर है, प्रीक्लेम्सिया है, तो वो फिर सीवियर हो के कन्वर्ट हो जाती हैं ईक्लेम्सिया में, यानी सीज़र आने लगते हैं। जिसके बाद जब सीज़र आते हैं इस मदर को तो फिर इन सीज़र की वजह से, इस प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया प्रीक्लेम्सिया की वजह से उसकी लेबर जो है वो जल्दी हो जाती हैं और प्री टर्म इन्फेंट पैदा होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो प्री टर्म इन्फेंट होते हैं तो इनके बॉडी के अंदर रिज़र्व न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है, इनके लीवर में ग्लाइकोजन जो है वो नहीं स्टोर होती, तो इसी वजह से जब इनकी पैदाइश हो जाती है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। Those very ill are stressed neonates whom their metabolic need
were increased due to hypothermia, infection, respiratory distress syndrome और cardiac failure। या फिर वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में हैं, वो न्यूनेट्स जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में हैं, जिनकी मेटाबॉलिक नीड्स इंक्रीज्ड है, चाहे उनको हाइपोथर्मिया है, चाहे उनको कोई इन्फेक्शन है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, कार्डियक फेलियर है, यानी उनकी बॉडी में कोई भी मसला है और उस मसले की वजह से उनकी मेटाबॉलिक नीड्स जो है वो इंक्रीज़ है, तो उस टाइम उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती हैं और इस मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करते करते वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, अब ये जो बच्चों में न्यू बॉर्न में हाइपोग्लाइसीमिया है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को बताई हुई है। लिखा है द फीटस रिसीव्स ग्लूकोज फ्रॉम द मदर कंटिन्यूसली अक्रॉस द प्लेसेंटा एज सून एज कॉर्ड इज कट विद इन 2 hours द नॉर्मल नियोनेट ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स फ्रॉम 70 to 80 mg per deciliter to 50 mg per deciliter। क्या होता है कि फीटस अपने मदर से कंटिन्यूसली प्लेसेंटा के थ्रू अक्रॉस द मेम्ब्रेन ग्लूकोज हासिल करती रहती है और पैदाइश के बाद जैसे ही प्लेसेंटा को कट किया जाता है, कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, तो विद इन 2 hours ये जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है 70 to 80, ये डिक्रीज़ होकर 50 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच जाती है विद इन 2 hours। तो फिर एट दिस टाइम हेपेटिक ग्लूकोज इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड, तो उनके लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड थी अब वो ब्लड में आ जाती हैं एंड दिस सीरम ग्लूकोज लेवल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेवल एट बर्थ। तो इसीलिए बर्थ के टाइम पे भी अगर हम चेक करते हैं तो 70 to 80 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज उनकी होती हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि लीवर में जो स्टोर्ड था वो रिलीज हो जाता है। सो आफ्टर बर्थ द न्यूनेट मस्ट केप्ट वेल नरिश्ड बिकॉज ऑफ न्यूली एक्वायर्ड स्ट्रेसर as abrupt transition from the warm intrauterine environment to the relatively cold extrauterine one। अब बर्थ के टाइम तो ये ग्लूकोज लेवल ठीक होती है इन बच्चों की, लेकिन बच्चे का इस टाइम बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, उसको वेल नरिश्ड रखना होता है क्योंकि बच्चे के अभी न्यू स्ट्रेसर आए हुए हैं, न्यू स्ट्रेसर उसने एक्वायर किया हुआ है, उसकी एकदम से ट्रांजिशन हो गई है कि वो इतने गर्म इन्वायरमेंट में यूट्रस के अंदर वो था, एकदम से वो बाहर निकल गया है और बाहर कोल्ड इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो गया है। ये एक ट्रांजिशन हो गई। इसके बाद दूसरी ट्रांजिशन ये कि बिगिनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी साइकिल बाय द न्यूनेट ऑन सेल्फ, अब रिस्पायरेटरी साइकिल स्टार्ट हो गई है, खुद से बच्चा अब सांस लेगा, मस्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, सकलिंग एफर्ट्स करेगा, सकिंग करने की कोशिश करेगा। तो ये सब जो नए नए काम है बच्चे में जो ट्रांजिशन आई हुई है एकदम से, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज को प्रिवेंट करती हैं। कंजम्पशन एंड न्यूनेट बिकम एट द रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो स्टोरेज होती हैं, स्टोरेज ग्लूकोज की स्टोरेज होती हैं तो स्टोर होने को प्रिवेंट करती हैं। ये जो है वो मतलब ये कि ख़र्चा होता जाता है, यूज़ होता जाता है, कंजम्पशन इसकी होती जाती है, स्टोरेज ये नहीं हो पाती, इसी वजह से ये बच्चा इस रिस्क पे है कि इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं उन बच्चों की, उन न्यूनेट्स की जिनको हाइपोग्लाइसीमिया होती हैं। तो फर्स्ट वन है उनको हाइपोटोनिया होगा, उनके मसल्स आपको इस तरह लगेंगे कि बिल्कुल जो है वो थके हुए से मसल्स लगेंगे, बिल्कुल बेजान सी मसल्स लगेंगे, उनमें टोनिसिटी कम होगी। फीडिंग पुअरली आफ्टर फीडिंग वेल, अगर एक बार आप बच्चे को फीड कर लेते हो तो अच्छे से फीडिंग वो कर लेता है, फिर दूसरी दफ़ा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरली पुअरली फीडिंग करता है, तो ये भी एक सिम्टम है, साइन है। ट्रिमर्स बच्चे को आते हैं, झटके आते हैं, साइनोटिक स्पेल्स होता है। साइनोटिक स्पेल्स का मतलब ये है कि स्पेल्स कहते हैं इन्हेंसमेंट को, साइनोसिस उसकी इन्हेंस हो जाती है, बेबी के लिप्स, उसके स्किन जो है वो मोर ब्लू नज़र आते हैं और ब्रीथिंग भी डीप और फास्टर होती जाती हैं। लिथर्जी बच्चे को कमज़ोरी महसूस होती है, उसको सीजर्स आते हैं, झटके आते हैं। हाइपोथर्मिया होता है, इरेगुलर रिस्पायरेटरी पैटर्न होती है, एपनिया बार बार पीरियडिकली सांस बंद होता है, इरिटेबिलिटी यानी बेचैनी होती है बच्चे को। हाई पिच क्राई फॉलोड बाय वीक क्राई, वो एकदम स्ट्रॉन्ग क्राई करता है, ज़ोर से वो चीख के रोता है, फिर जो है वो वीक हो जाता है, वीक क्राई करता है, क्योंकि फिर स्टार्ट में स्ट्रॉन्ग क्राई करता है लेकिन वक्त के साथ साथ लिथर्जी ज़्यादा होती जाती है तो वीक क्राई करता है। पुअर रिफ्लेक्सेस, इस बच्चे के रिफ्लेक्सेस जो है वो भी पुअर होते हैं।
इसके अलावा इसकी ख़ास करके जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो भी पुअर होती हैं। अब सकिंग करने के लिए इसमें ताकत नहीं होती। मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एट रिस्क, जो बच्चे इस रिस्क पे हैं जो नियोनेट, तो उनकी मैनेजमेंट, एक तो उनकी प्रिवेंशन है कि आप किस तरीके से आप प्रिवेंट करोगे कि उस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो ही ना। तो लिखा है प्रोवाइडिंग ए वार्म इन्वायरमेंट, उसकी जो ट्रांजिशन हुई है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ से बाहर दुनिया में तो फिर कोल्ड इन्वायरमेंट में, तो इसीलिए बच्चे को सही तरीके से वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। एयरली इंटेरियल फीडिंग इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर, स्टार्ट में उसकी इंटेरियल फीडिंग करवाना, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो चाहे वो आर्टिफिशियल मिल्क हो, बच्चे को बस दूध पिला देना, दूध पिलाना ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है। If enteral feeding is to be started, breast or artificial milk should be used if the infant is able to tolerate nipple or nasogastric tube feeding। ये ब्रेस्ट फीडिंग हो चाहे आर्टिफिशियल मिल्क हो, ये तब स्टार्ट करना चाहिए कि अगर बच्चा इस काबिल हो कि वो निपल या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग को टोलरेट कर सके। अगर वो टोलरेट नहीं कर सकता तो फिर आपने इंट्रावेनस स्टार्ट करनी है। These infants should have glucose level monitored until they are taking full feeding and have 3 normal pre-feeding reading above 40 to 45 mg per deciliter। ये जो इन्फेंट्स हैं इनकी जल्दी से मॉनिटरिंग करनी है ग्लूकोज लेवल की। इनकी मतलब अगर इस तरह हुआ है कि आपने प्री फीडिंग 3 टाइम प्री फीडिंग फीड करने से पहले उसकी ग्लूकोज लेवल चेक की है और वो 40 टू 45 से ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर जाके जो है आप ये कह सकते हो कि कुछ हद तक हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज हो चुकी हैं। Care must be taken to ensure the breastfeeding mothers are providing an adequate intake। अगर breast feeding हो रही है तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि वो mothers खुद सही तरीके से intake ले रही है, adequate intake ले रही हैं। If the infant at risk for hypoglycemia is unable to tolerate nipple or tube feeding, maintenance IV therapy with 10% glucose should be initiated and glucose level monitored। अगर बच्चा ट्यूब को या फिर निपल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, टोलरेट नहीं कर पा रहा, तो फिर उस बच्चे के लिए IV थेरेपी स्टार्ट करनी है। 10% ग्लूकोज से इनिशिएट लेनी है, 10% ग्लूकोज जो है वो इससे इनिशिएट लेनी है और ग्लूकोज लेवल को साथ साथ मॉनिटर करते जाना है। मैनेजमेंट कंटिन्यू है स्टूडेंट्स, लिखा है इन्फेंट हु डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया शुड इमीडिएटली बी गिवन 2 cc per kg ऑफ 10% डेक्सट्रोज ओवर 5 मिनट रिपीटेड एज नीडेड। इन्फेंट जिनको हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया है तो फिर उनके लिए इमीडिएटली 2 cc per kg 10% डेक्सट्रोज 5 मिनट के अंदर आपने इमीडिएटली एडमिनिस्टर करनी है। और अगर ज़रूरत पड़े, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा से रिपीट करनी है। A continuous infusion of 10% glucose at a rate of 8 to 10 mg per kg per minute should be started to keep glucose values normal। ग्लूकोज लेवल को वैल्यूज़ को नॉर्मल रखने के लिए कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में 10% ग्लूकोज इस रेट पे कि 8 to 10 mg per kg per minute जा रहा हो, तो इस तरह रखना चाहिए, बच्चे को इस तरह ग्लूकोज पे रखना चाहिए। नोट में लिखा है 10 mg per kg per minute of 10% dextrose is equal to 144 cc per kg per day। यानी 10 mg per kg per minute of 10% dextrose का मतलब ये है कि पर डे पर kg 144 cc बच्चे को मिले। ये आपने याद रखनी है, MCQs इससे बन सकती हैं। फ्रिक्वेंट बेड साइड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज़ नेसेसरी, बेड साइड यानी बार जो है वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। व्हेन फीडिंग्स आर टॉलरेटेड एंड फ्रिक्वेंट बेड साइड ग्लूकोज मॉनिटरिंग वैल्यूज़ आर नॉर्मल, द इन्फ्यूजन कैन बी टेपर्ड ग्रेजुअली। अगर फीडिंग जो है वो टॉलरेट करना स्टार्ट कर लिया, बच्चा आप फीड कर सकता है और बार अगर वो फीड कर रहा है तो फ्रिक्वेंटली बेड साइड पे ग्लूकोज वैल्यूज़ को आप चेक करें। अगर वैल्यू नॉर्मल आ रही है तो तब आप ग्रेजुअली ये जो इन्फ्यूजन है इसको रिड्यूस कर ले और रिड्यूस करते करते इसको ख़त्म कर दें, यानी ये हटा ले। अब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही मैनेज कर सकता है, लेकिन ग्रेजुअली आपने टेपर्ड करनी है, ग्रेजुअली आपने रिड्यूस करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरा टॉपिक है नियोनेटल सेप्सिस। सेप्सिस मीन्स के इन्फेक्शन, ब्लड में जो है वो इन्फेक्शन आ गई है बच्चों के, तो इस तरह भी होता है, इन नियोनेट्स को सेप्सिस भी होती है।
इंट्रोडक्शन में लिखा है द न्यूबॉर्न इन्फेंट इज़ यूनिकली ससेप्टेबल टू एक्वायर इन्फेक्शन वेदर बैक्टीरियल वायरल और फंगल। ये जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, इसी वल्नरेबिलिटी की वजह से यूनिकली ससेप्टेबल होती है। ससेप्टेबल मीन्स कि मोर प्रोन होती है कि इसको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जल्दी हो सकती है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल हो या वायरल हो। Bacterial sepsis and meningitis continue to be major cause of morbidity and mortality in newborn. Newborn में morbidity और mortality की सबसे ज़्यादा जो causes है, major causes हैं, वो bacterial sepsis और meningitis है। इसकी वजह से बच्चे की morbidity भी increase होती है, यानी disease rate भी increase होता है, और mortality यानी death rate भी increase होती है। The mortality rate due to sepsis range from 20% to as high as 80% among neonates. Neonates में 20% से लेके 80% तक बच्चे जो है वो उनकी जो डेथ है वो सेप्सिस की वजह से होती हैं। Surviving infants can have significant neurological weakness because of central nervous system involving. और जो बच्चे सर्वाइव करते हैं, यानी जो बच्चे जिनकी डेथ नहीं होती, जिंदा रहते हैं, तो उनको इस की वजह से, इस सेप्सिस की वजह से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से उनको न्यूरोलॉजिकल वीकनेस होती है, सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, जो कि उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी डिफिनीशन लिखी है कि नियोनेटल सेप्सिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ नियोनेट्स हु आर यंगर देन 1 मंथ। तो नियोनेट्स आप लोगों को पता है कि वो 1 मंथ के अंदर अंदर, यानी बर्थ से लेके जो फर्स्ट मंथ का एंड होता है तो वहाँ तक वो नियोनेट कहलाती हैं। तो उनकी ये एक डिज़ीज़ है इन विच दे आर क्लिनिकली इल एंड हैव ए पॉजिटिव ब्लड कल्चर, जिसमें वो क्लिनिकली इल होते हैं, उनको बहुत सारे साइन सिम्टम्स आते हैं, और साथ में उनकी अगर ब्लड कल्चर की जाए तो वो पॉजिटिव आती हैं, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं। तो इसको कहा जाता है नियोनेटल सेप्सिस। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से बच्चे इस रिस्क पे हैं कि उनको नियोनेटल सेप्सिस हो सकती हैं। तो लिखा है एक मैटरनल रिस्क फैक्टर है और दूसरा नियोनेटल रिस्क फैक्टर है। मैटरनल रिस्क फैक्टर में लिखा है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कभी कभार ये जो मेम्ब्रेन होती है बच्चे के ऊपर, तो इसकी प्रीमेच्योर रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से नियोनेटल सेप्सिस होती है। इसकी वजह से इसलिए होती है कि जब ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी लीकेज स्टार्ट हो जाती है, वो वेजिना के थ्रू लीक करने लगती हैं। जब वो इस तरह लीक करके चली जाती हैं तो उसकी अमाउंट रिड्यूस हो जाती हैं, और जब यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है तो ये जो बच्चा है इसको अब ये इस रिस्क पे है कि उसको इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड इसको इन्फेक्शन से बचाती है। अब जब ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, बच्चे के इर्द गिर्द कम हो चुकी हैं, तो ये बच्चा इस रिस्क पे है कि उसको इन्फेक्शन हो सकती है। नियोनेटल रिस्क फैक्टर, नियोनेटल रिस्क फैक्टर में लिखा है प्रीमेच्योरिटी। अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, और उसी वल्नरेबिलिटी की वजह से वो इस रिस्क पे है कि उसको नियोनेटल सेप्सिस हो सकती है। लिखा है लेस इम्यूनोलॉजिकल एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन प्लस मोर लिएबल टू पेनिट्रेट देयर डिफेंसिव बैरियर, यानी उनके डिफेंसिव बैरियर भी इतने मजबूत नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इस वजह से आसानी से उनको ये बैक्टीरिया वगैरह, ये जर्म्स जो है वो क्रॉस कर जाती है, और उनकी जो इम्यूनोलॉजिकल एबिलिटी है वो भी अभी इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो उन इन्फेक्शंस को रेजिस्ट भी नहीं कर पाते। इसी वजह से प्री मेच्योरिटी जो है वो एक रिस्क फैक्टर है कि जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी एबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से उनको नियोनेटल सेप्सिस हो सकती हैं।
बैक्टीरिया कैन रीच द फीटस और न्यू बर्न एंड कॉज इन्फेक्शन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। बैक्टीरिया किस तरीके से न्यू बर्न या फीटस तक पहुंचती हैं, तो लिखा है बैक्टीरिया कैन पास थ्रू द मैटरनल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। मैटरनल ब्लड में अगर सेप्सिस है, अगर मदर को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लेसेंटा में अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चे के ब्लड में, और बच्चे को भी वो इन्फेक्शन हो जाती है। Bacteria from the vagina or cervix can enter the uterus such as group B streptococci। बैक्टीरिया वेजिना और सर्विक्स के थ्रू भी यूट्रस में दाखिल हो सकते हैं, जैसा कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो है वो दाखिल हो जाता है और बच्चे को इस तरह इन्फेक्शन हो जाती है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही। द न्यू बॉर्न में बी कम कॉन्ट्रैक्ट विद बैक्टीरिया एज इट पासिस थ्रू द बर्थ कैनाल एज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म बर्थ कैनाल में मौजूद होते हैं, तो बर्थ कैनाल से पास आउट होते वक्त भी ये चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन हो सकती हैं। द न्यू बॉर्न में कम इन कॉन्टेक्ट विद बैक्टीरिया इन इट्स इन्वायरमेंट आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ उसकी इन्वायरमेंट में उसको जो कपड़े वगैरह से बांधा जा रहा है, उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त हाथों की सफाई सही से नहीं की जा रही है, तो इन सब की वजह से भी अपने इन्वायरमेंट में भी उसको बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इन्वेड कर जा सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। अगर न्यूनेटल सेप्सिस हो जाती हैं तो फिर वो बच्चे जो है उनको कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो फिजिकल फाइंडिंग मे नॉट बी नॉन स्पेसिफिक। ये जो फिजिकल फाइंडिंग है ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कोई ख़ास स्पेसिफिक सेप्सिस के साथ कोई इस तरह कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है। एपनिया होता है, यानी पीरियडिकली सांस बंद होती है। जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस उसको इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जब इन्फेक्शन होती हैं तो साइटोकाइंस जमा हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन काज करने के लिए, और इन्फ्लेमेशन काज करने के लिए जब साइटोकाइंस जमा हो जाते हैं तो फिर ये जो हमारे बॉडी की बिलिरुबिन को रेगुलेट करने, बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करने की जो एबिलिटी है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और इसी वजह से वो जमा हो जाती हैं बॉडी के अंदर, उसकी लेवल ज़्यादा होती हैं, तो जॉन्डिस होती है। हाइपोथर्मिया होता है, ये जो फॉन्टेनल है, हाइपरथर्मिया भी हो सकती है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शनल है। हाइपरथर्मिया भी हो सकती है और हाइपोथर्मिया भी हो सकती है। इसके अलावा फुल फॉन्टेनल और बल्जिंग, ये जो फॉन्टेनल है इनकी बल्जिंग होती है, उसमें फ्लूइड जो है वो फुल होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि अगर इंट्रायूटेराइन लाइफ में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें पस वगैरह जमा होता है, तो इस वजह से सीजर आती हैं बच्चे को, और हाइपोटोनिया होता है, उसमें बिल्कुल जो है वो स्लेजिश सा बच्चा जो है वो हो जाता है। लेबॉर्ट्री इंडिकेटर ऑफ सेप्सिस इंक्लूड, लेबॉर्ट्री इंडिकेटर्स है उसमें हम टोटल लिकोसाइट काउंट कर सकते हैं, WBCs काउंट, अगर ये इंक्रीज़ आती है तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। सी रिएक्टिव प्रोटीन हम कर सकते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन हम इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए करते हैं कि बॉडी में जो भी कोई भी इन्फ्लेमेशन हो तो इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज़ आती है। इसकी नॉर्मल लेवल नियोनेट में 2 to 5 mg पर डेसीलीटर है, इससे अगर ज़्यादा आ गई तो फिर इसका मतलब है कि बच्चे को सेप्सिस है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी इन्फ्लेमेशन को मालूम करने के लिए की जाती हैं। न्यूनेट में इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 to 2 mm पर हावर होती हैं, यानी 0 to 2 mm पर हावर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है न्यूनेट में। अगर 2 mm पर हावर को क्रॉस कर जाए तो फिर हम समझ जाते हैं कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है। कल्चर हम कर सकते हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली पता लगा सकते हैं कि कौन सा जर्म है। मैनेजमेंट में एक तो प्रिवेंशन होती है, एक तो ट्रीटमेंट होती है। तो प्रिवेंशन में क्या करेंगे, थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, सही तरीके से हॉस्पिटल के अंदर या जहाँ पे भी है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे। Early onset sepsis give intrapartum antimicrobial prophylaxis to the mother, यानी अगर early onset sepsis है, early onset यानी जल्दी से जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो फिर क्या करना है, ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्रापार्टम मीन्स ड्यूरिंग डिलीवरी एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी करनी है मदर की। अगर ये थेरेपी की जाए तो बच्चा जो है वो सेप्सिस से बच सकता है। नियोनेट्स विद क्लिनिकली सस्पेक्टेड सेप्सिस, यानी वो नियोनेट्स जो कि क्लिनिकली सस्पेक्टेड सेप्सिस उनको है, यानी वो सस्पेक्टेड है कि उनको सेप्सिस है, तो वो कौन कौन से हैं, उनके लिए क्या करना है। यानी अगर आपको लगे कि बच्चे को सेप्सिस है, अगर आप सस्पेक्ट करें कि बच्चे को सेप्सिस है, तो आप क्या करेंगे, कल्चर शुड बी ऑब्टेन फर्स्ट ऑफ ऑल आप कल्चर लेंगे।
द रिकमेंडेड एंटीबायोटिक आर एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। जो रिकमेंडेड एंटीबायोटिक है नियोनेटल सेप्सिस के लिए वो जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन है। थर्ड जनरेशन सिफोलोस्पेरिन भी यूज़ किया जाता है, जिसमें सीफोटेक्सिम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। may replace gentamicin if meningitis is clinically suspected or if gram negative rods are dominant in the unit। अगर ग्राम नेगेटिव रोड्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं या फिर अगर मेनिंजाइटिस है तो उसमें जेंटामाइसिन जो है उसको रिप्लेस करके सीफोटेक्सिम जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन सिफोलोस्पोरिन से जेंटामाइसिन से इसकी जो एक्शन है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस, अगर लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस है, अगर शुरू में उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, लेटली सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, तो फिर वेंकोमाइसिन इन कम्बिनेशन विद आइदर जेंटामाइसिन और सिफोलोस्पेरिन शुड बी कंसीडर्ड इन पेंसिलिन रेजिस्टेंट केसेस। अगर पेंसिलिन रेजिस्टेंट केसेस है तो उसमें जेंटामाइसिन के साथ वेंकोमाइसिन मिक्स करके या फिर सिफोलोस्पोरिन के साथ वेंकोमाइसिन मिक्स करके एडमिनिस्टर किया जाता है। नोट, एडमिनिस्टर ऑल मेडिकेशन इंट्रावेनसली तमाम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने हैं, क्योंकि हमने जल्दी से इस सेप्सिस को कंट्रोल करना है। अब देखिए नर्सिंग केयर क्या है। आप लोगों की केयर भी एक प्रिवेंटिव है, एक क्यूरेटिव है। प्रिवेंशन में आप क्या करेंगे? डिमोनिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग अपॉन द प्रिवेंशन ऑफ द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एक से दूसरे में स्प्रेड होने से रोकने के लिए आप इफेक्टिव हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस शुड बी अप्लाइड इन द नर्सरी फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन। जो नर्सरी होती है जहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो बड़े होते हैं पैदाइश के बाद, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करनी चाहिए इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इनटू न्यू बॉर्न आई 1 to 2 hours आफ्टर बर्थ इज़ डन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। आई ड्रॉप जो है वो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप वगैरह वो एडमिनिस्टर करने चाहिए 1 to 2 hours आफ्टर बर्थ बच्चे के आईज़ में, तो इससे भी इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकती है। स्किन केयर शुड बी डन यूजिंग वार्म वाटर एंड मे यूज़ माइल्ड सोप फॉर रिमूवल ऑफ ब्लड और म्यूकोनियम एंड अवॉइड द रिमूवल ऑफ वर्मिक्स केसियोसा। यानी स्किन केयर आपने प्रोवाइड करनी है, गर्म पानी आपने यूज़ करना है, थोड़ा सा साबुन यूज़ करना है, और ब्लड और म्यूकोनियम अगर बॉडी में प्रेजेंट है बच्चे के तो उसको आपने रिमूव करना है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप वर्निक्स केसियोसा को रिमूव ना करें वाटर से। वर्निक्स केसियोसा एक वाइट क्रीमी नेचुरली ऑकरिंग बायोफिल्म होती हैं, यानी एक चिकनाई सी होती हैं जो कि बच्चे के फीटस के स्किन को कवर की होती है। लास्ट ट्राइमेस्टर में ये बनती है, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में ये बनती है और पूरे स्किन को, बच्चे के पूरे स्किन को कवर करती है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये इस नियोनेट का जो स्किन है इसको प्रोटेक्ट करती हैं, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा यूटेराइन एडेप्टेशन है स्किन की, अभी तक तो यूट्रस में थी, अब यूट्रस से बाहर जाके जो एडेप्टेशन है एक्स्ट्रा यूटेराइन एडेप्टेशन, तो उसको ये वर्निक्स केसियोसा जो है ये फैसिलिटेट करती हैं। तो इसीलिए यानी पोस्टनेटल जो है इसको रिमूव नहीं करना चाहिए। पोस्टनेटल 1 वीक तक ये रिमूव नहीं करना चाहिए ताकि उसकी एडेप्टेशन हो सके। Cord care should be carried out regularly using alcohol or antimicrobial agent। वो जो कटी हुई है प्लेसेंटा, जो कटा हुआ है अम्बिलिकल कार्ड की बात हो रही है, तो उसका सही ख्याल करना है, उसको एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से, अल्कोहल से साफ़ करना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना कर जाए। अब क्यूरेटिव आप क्या करेंगे, केयर किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम द मदर से ब्रेस्ट फीडिंग को आप इनकरेज करेंगे। एडिक्वेट फ्लूइड एंड कैलोरिक इंटेक शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय कैवेज फीडिंग और इंट्रावेनस फ्लूइड एज ऑर्डर्ड। आप सही तरीके से उसको फीड करेंगे। अगर बच्चा जो है वो ट्यूब जो है वो बर्दाश्त कर पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर जो है कट लगा के स्किन के ऊपर कट लगा के ट्यूब इंसर्ट की जाती है, तो इन ट्यूब में से कोई भी ट्यूब के थ्रू अगर फीडिंग की जाए तो वो गेवेज फीडिंग कहलाती है। इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर ये मेंटेन ना हो तो इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो जैसे ऑर्डर थे वैसे एडमिनिस्टर करने चाहिए। एक्स्ट्रा मेजर्स फॉर हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया डेट मे टेक प्लेस टू न्यूबर्न। अब न्यूबर्न को या तो हाइपोथर्मिया या फिर हाइपरथर्मिया हो जाती है, ये बच्चे के नेचर पे डिपेंड करती है कि वो किस नेचर का बच्चा है।
तो इसके लिए एक्स्ट्रा मेजर करने चाहिए। मेडिकेशन जैसा डॉक्टर ऑर्डर करे वैसा ही एडमिनिस्टर करना चाहिए। आइसोलेशन प्रिकॉशंस को यूज़ करना चाहिए। अगर बच्चा नर्सरी में है, वहाँ पे दूसरे बच्चे भी हैं, तो उसको आइसोलेट करना है। मॉनिटरिंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन रेट एंड एंटीबायोटिक आर द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन रेट को मॉनिटर करना, एंटीबायोटिक्स को मॉनिटर करना, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Administer the medication in prescribed dose, route and time within hours after it is prepared to avoid the loss of drug stability. जैसे ही ड्रग्स को तैयार किए जाए तो उसी 1 घंटे के अंदर अंदर आपने सही रूट यूज़ करते हुए, सही डोज यूज़ करते हुए एडमिनिस्टर करनी है। Care must be taken in suctioning secretions from the newborn as it may be infected. आपने क्या करना है, जो सक्शनिंग सिक्रीशंस है तो उनमें आपने ख्याल करना है, मे बी वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं और इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकती हैं। आइसोलेशन प्रोसीजर्स आर इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द आइसोलेशन प्रोटोकॉल ऑफ द हॉस्पिटल। आइसोलेशन आपने करवानी है उस बच्चे की, और वो आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे जिस हॉस्पिटल में है और उस हॉस्पिटल की जो प्रोटोकॉल है तो उसके मुताबिक आपने आइसोलेशन प्रोसीजर्स स्टार्ट करनी है। ऑब्जर्व फॉर द कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि मेनिंजाइटिस और सेप्टिक शॉक है, तो सेप्टिक शॉक और मेनिंजाइटिस इनके लिए आपने ऑब्जर्व करनी है। इनकरेज इन सर्विस प्रोग्राम्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ नर्सेज रिगार्डिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन। आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे सर्विसेज जो है उनको इनकरेज करना है कि वो नर्सेज को एजुकेट कर सकें कि वो सही तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस को फॉलो करें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। ये जो 2 बर्थ इंजरीज़ है, एक तो बर्थ प्रॉब्लम्स इंजरीज़ जो भी कह ले, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हमने पढ़ा और दूसरा हमने नियोनेटल सेप्सिस डिस्कस किया। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कन्फ्यूजन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इस यूनिट का लास्ट पार्ट पढ़ाऊँगी, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।